शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, क्योंकि ये गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना अब भी शुरू ही हुआ था, पर ऐसा लगता था मानो ठंड अपने चरम पर पहुंच गई हो। गांव के हर घर की छत पर सुबह को बर्फ जम जाता था। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज देवता तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता था, पर गरीबों के लिए उन पर मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसे होता था। हे ऊपर वाले, ये कितनी ज्यादा ठंड कर दी है आपने। कुछ तो तरस खाओ हम गरीबों पे। देख रही हो लक्ष्मी, कितनी कड़ाके की ठंड है। इस बार घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा है। अजी सच कह रहे हो आप। इतनी ज्यादा ठंड तो पहले कभी नहीं देखी, पर इस साल तो ठंड कहर बरसा रही है। घर से बाहर जाओ तो ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई निकल जाती है और पूरा शरीर थरथराने लगता है। देखो तो जरा सुनीता, सूरज भी जैसे आंख में चोली खेल रहा है। पूरे दिन कोहरा छाया रहता है। हाँ, ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। इस बार आप काम पर कैसे जाओगे? अब तो आपको सुबह सुबह सेठ चपेटू राम की दुकान पर काम के लिए जाना होता है। हम तो फिर भी घर में रहकर आग सेक लेते हैं। अब क्या कर सकता हूँ सुनीता, काम तो करना ही पड़ेगा। चाहे कितनी भी ठंड हो, सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस काम से मतलब है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। देर हो गई तो मालिक गुस्सा करेंगे। भोला एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम किया करता था, जिससे उससे जो भी पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चल जाता था। वैसे तो शिवपुर गांव में हर साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, पर इस बार तो ठंड ने सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। पूरा गांव ठंड से परेशान था। पूरे दिन कोहरा छाया रहता था। धूप के तो दर्शन तक नहीं हो रही थी। गांव का चौपाल, जहां लोग बैठकर पूरा दिन बातें किया करते थे, आज वो बिल्कुल सुना वीरान पड़ा था। ठंड ने हर किसी को परेशान कर दिया था। आर्यन के पापा, आज तो घर में आटा भी बहुत कम बचा है। बस 5 रोटी ही बन पाई है, तो मैंने आपको दिन के खाने के लिए बांध दी है और 2 रोटी में से एक रोटी बच्चों को दे दूंगी। मेरा तो आज उपवास है। नहीं सुनीता, वो 2 रोटी भी बच्चों को खिला दो। मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। वैसे भी दिन इतने छोटे होते हैं कि आजकल भूख ही कहाँ लगती है। शाम को राशन लेकर आऊंगा, तब रोटी बना लेना आराम से। सुनीता को भी पता था कि 1 कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबी के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। भोला काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। इस कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से भोला का शरीर ठंड से कपकपाने लगा था। उसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती और कुर्ता में उसे और भी ज्यादा ठंड लगती, पर वो मजबूर था। अपने हालातों के कारण इतनी ठंड में भी उसे काम पर तो जाना ही पड़ता था। शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी भोला अपने मालिक की दुकान पे सुबह 6 बजे तक टाइम से पहुंच जाता था। अरे भोला आ गया, ठंड में जरा जल्द आ जाया कर। सारे कस्टमर चाय का इंतजार करते हैं और तुम देर से आते हो। ऐसे नहीं चलेगा। सेठ जी, इतनी ठंड पड़ रही है मानो कि जान लेकर ही मानेगी। बर्फ जैसी ठंड है, इसीलिए थोड़ा देर हो जाती है। ठीक है, मुझे कहानी मत बताओ, जरा जल्द आया करो। जाओ जल्द से बर्तन धो डालो। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना भोला के लिए आसान नहीं था, पर वो कर भी क्या सकता था। कहते हैं ना, गरीबी और भूख सब करवा देती है। आज भोला को घर राशन भी लेकर जाना था, वरना उसका परिवार भूखा रह जाता। वो बर्तन धोकर चाय बना देता है। आग के पास खड़ा होकर कुछ राहत महसूस होती थी। उसे ठंड के वजह से भोला का भी मन किया कि 1 कप चाय वो भी पी ले। वो चाय पीने के लिए 1 कप लेता है। वैसे ही उसका मालिक चपेटू राम उसे देख लेता है और गुस्से में बोलता है, भोला, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा हूँ या चाय पीने के लिए? मैं खुद पूरे दिन में 1 चाय पीता हूँ, इस दुकान का मालिक होकर भी, और तू नौकर होकर चाय पिएगा। अब तक ना जाने कितनी चाय पी चुका होगा तू। आज तेरी दिहाड़ी से 2 कप चाय के पैसे काट लूंगा, तब पता चलेगा तुम्हें, और कल से मेरे यहाँ काम पर मत आना। नहीं मालिक, आज पहली बार चाय मैंने पिया है इस दुकान से। वो आजकल ठंड ज्यादा बढ़ने लगी है, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, इसीलिए गलती हो गई। मालिक, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मेरे पैसे मत काटिए, आज घर पे राशन तक नहीं है, बच्चे भूखे हैं मेरे मालिक। ये सब तुझे चाय पीने से पहले सोचना था। मैंने ठेका नहीं लिया है तेरे बच्चों के पेट भरने का। चल जा, अब काम कर, चुपचाप जाकर। बेचारा भोला पैसे कम मिलने की बात से परेशान था।
उसे क्या पता था कि वो एक कप चाय उसे इतनी महंगी पड़ेगी। शाम तक वो काम करता रहा और कम पैसे लेकर घर की तरफ चला गया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। भोला अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, अजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये राशन भी इतना कम ले आए हो, इससे तो बस एक हफ्ते ही काम चल पाएगा। भोला सुनीता को सारी बातें बता देता है। सुनीता, मैं बहुत मजबूर हूँ। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया आज, क्योंकि मैंने एक कप चाय पी लिया था और तो और मेरे पैसे भी काट लिया, इसीलिए राशन कम ले आया हूँ। हे भगवान, तूने यह ठंड क्यों बनाई है? हम गरीबों का गुजारा कैसे होगा? अब क्या होगा जी, ऐसी सर्दी में कैसे गुजारा होगा हमारा? तुम परेशान मत हो, मैंने थोड़ा पैसा बचा लिया, यह लो और बच्चों के लिए गर्म कपड़ा ले लेना। अजी आप अपने पास ही रखो और अपने लिए गर्म कपड़े ले लेना। हालत तो देखो जरा अपनी, इतनी ठंड में सिर्फ ये धोती कुर्ता ही है आपके पास। आपको भी तो ठंड लगती होगी। बच्चों के पास अभी पुराने कपड़े हैं, उनसे काम चल जाएगा। और मैं तो ज्यादातर चूल्हे के पास ही रहती हूँ, मुझे घर में इतनी ठंड नहीं लगती। आप तो बाहर काम करते हो। भोला बाजार जाकर अपने लिए एक गर्म चादर खरीद कर ले आया। सुनीता जब खाना बनाती हैं, तब बच्चे उसके पास ही बैठे रहते थे और आग तापते थे। सुनीता, मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ शायद कोई काम मिल जाए। ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकता। अगर घर पर रहूंगा तो खाने के लिए मोहताज हो जाऊंगा। हाँ जी, ध्यान से जाइएगा और शाम को समय से घर वापस आ जाइएगा। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। भोला घर से बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर भोला उसकी परवाह किए बिना बस चला जा रहा था कि कहीं तो उसे काम मिल जाएगा। वह बाजार के एक दुकानदार के पास जाता है और काम मांगता है। भैया जी, क्या आपके पास कुछ काम मिल जाएगा क्या? कोई भी काम दे दो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं भाई, कुछ भी काम नहीं है तुम्हारे लिए अभी। वैसे ही सर्दी की वजह से काम ठप पड़ा है आजकल। भोला ने कई जगह काम ढूंढा, पर उसे कोई काम नहीं मिला। वो मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब क्या करूं? कोई काम नहीं मिल रहा। अब घर का गुजारा कैसे होगा? पैसे भी बहुत कम बचे हैं और राशन भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। भोला यह सब सोच ही रहा था कि तभी एक साधु बाबा उसके पास आते हैं। बेटा, क्या तुम मेरा थोड़ी सी मदद कर दोगे? मेरा कुटिया यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। वो ठंड बहुत ज्यादा है और हवा भी तेज चल रही है, इसलिए मैं अब और ये लकड़ियाँ ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। मेरा लकड़ियाँ मेरे कुटिया तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है बाबा जी, चलिए मैं आपका सामान आपके कुटिया तक पहुँचा देता हूँ। भोला साधु बाबा की लकड़ियाँ का गट्ठर अपने सर पर उठाकर उनके साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद साधु महाराज की कुटिया तक पहुंचता है। लीजिए साधु महाराज, आपका कुटिया आ गया। क्या आप यहाँ अकेला रहते हैं? यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मैं इसी कुटिया में तपस्या करता हूँ। यहाँ बहुत ठंड लगता है, इसीलिए लकड़ी लाने गया था। बस एक मेरी गाय रानी मेरे साथ रहती है, पर अब मैं इसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाता हूँ। अच्छा बाबा, अब आप आग जलाकर आराम करें और कुटिया को गर्म रखें। ठंड बहुत ज्यादा है। मैं अब चलता हूँ, मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर भोला अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी साधु महाराज बोल पड़ते हैं, रुको बेटा, मेरी गाय रानी को भी अपने साथ ले जाओ। इसको अच्छा से देखभाल करोगे, इसकी सेवा करोगे तो ये तुमको बहुत ज्यादा दूध देगी। मैं तो इसका ध्यान ठंड के कारण रख नहीं पाता। इसे तुम ले जाओ। अब मना मत करना बेटा, एक साधु का आशीर्वाद समझकर रख ले। अरे महाराज जी, अब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं इस गाय माता को अपने साथ ले जा रहा हूँ और इनकी खूब सेवा पानी करूँगा। भोला गाय को लेकर घर की ओर चल देता है। अजी ये गाय कहाँ से लेकर आए हो? भोला सुनीता को सारी बातें बता देता है। सुनीता, अब से ये हमारी गाय माता हैं
और इनकी सेवा की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं गाय माता के लिए कुछ हरी घास लेकर आता हूँ। हो सकता है इन्हें रात में भूख लगेगी। तुम तब तक एक बाल्टी पानी पीला देना गाय माता को। भोला गाय के लिए चारा लाने जंगल जाता है। और घास लेकर आता है और गाय को दे देता है। चारा खाने के कुछ देर बाद गाय बहुत सारा दूध दे देती है। देखो सुनीता, हमारी गाय ने कितना सारा दूध दिया है। ये सच में कमाल की गाय है। इतना सारा दूध तो हम पी भी नहीं पाएंगे। लाइए, पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ, फिर पूरा परिवार आज साथ बैठकर गर्मा गर्म दूध पीकर ही सो जाएंगे, क्योंकि घर में ज्यादा राशन नहीं बचा है। फिर उस दिन भोला का पूरा परिवार गाय माता के दूध से अपना पेट भर लेते हैं और सब आराम से सो जाते हैं। अजी, हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, क्यों ना हम चाय का काम शुरू कर लें। सर्दी का मौसम है, आजकल अच्छा चलेगा चाय का काम। हाँ सुनीता, तुम बोल तो ठीक रही हो, पर बाकी का सामान उसका क्या? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अजी, आप कुछ पैसे मुखिया जी से उधार ले लो, काम चल जाने के बाद चुका देंगे। फिर भोला अगले दिन मुखिया के घर पैसे लेने जाता है। मुखिया बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। भोला उसके घर जाकर बोला, मुखिया जी, वो मुझे आपसे कुछ काम था। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अब से मैं चाय का काम शुरू करने जा रहा हूँ, उसी के लिए चाहिए थे। देखो भोला, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुमको बिना किसी चीज को गिरवी रखे पैसे दे दूंगा। फिर मुखिया भोला को पैसे दे देता है। भोला पैसे लेकर घर आ जाता है। और अगले दिन वो चाय का काम शुरू कर देता है। भोला इतनी अच्छी चाय बनाता है कि सब उसकी चाय के दीवाने हो जाते हैं। लगता था गाय माता के दूध से बनी चाय में कुछ जादू था। जो चाय पीता बस उसी चाय के गुण गाने लगता। इस तरह जो भी भोला की चाय पीता वो रोज उसकी दुकान पर आने लगा। अब भोला का चाय का काम बहुत तेजी से चलने लगा। उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। ये सब देखकर सेठ चपेटू राम को उससे जलन होने लगी। ये ससुरा तो बड़ा चालाक निकला। मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने खुद की दुकान खोल ली। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेठ चपेटू राम कुछ गुंडों को अपने पास बुलाता है और उनको भोला को परेशान करने के लिए पैसे देता है। ये ले लो पैसे और जाकर भोला को मजा चखा दो। उस भोला की इतनी हिम्मत कि मुझसे बराबरी करने की सोच रहा है। 2 कौड़ी का आदमी था और 2 कौड़ी का ही रहेगा। बड़ा आया सेठ बनने। गुंडे भोला की दुकान पर जाकर उसे धमकी देते हैं। फिर वो गुंडे भोला की दुकान की चाय पीने के लिए मांगते हैं। क्योंकि ठंड का मौसम था, भोला उन्हें चाय दे देता है। उसके बाद चाय पीकर वो भी उसकी चाय के दीवाने हो गए। गाय माता के दूध में ही कुछ जादू था। जो उस दूध की चाय पीता वो चाय के दीवाने हो जाते। वो गुंडे उसकी चाय की तारीफ करते हैं। अरे वाह भोला भाई, क्या चाय पिलाई है तुमने। अब कोई जरूरत नहीं है हफ्ता देने की, बस रोज 1 कप चाय पिला दिया करो। फिर वो गुंडे खुश होकर वापस सेठ चपेटू राम के पास जाते हैं और उल्टा चपेटू राम को पीटने लगते हैं। अरे भगवान, अरे मूर्खों, मुझे क्यों पीट रहे हो? मैंने तो तुम्हें भोला को डराने धमकाने के लिए पैसे दिए थे। छोड़ो मुझे। ये लो तुम्हारे पैसे सेठ। और आज के बाद अगर भोला भाई को परेशान करने का सोचा भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे सेठ? ऐसा बोलकर वो गुंडे सेठ को उसके पैसे वापस देकर वहाँ से चले जाते हैं और सेठ को उसके किए का फल मिल जाता है। भोला की दुकान अच्छी चलने लगती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। फूलपुर नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। चौपाल पर लोग इकट्ठा होते और पूरे गांव की खबरें मिल जाती। इस गांव में हर साल सर्दी की ऋतु में बहुत ठंड और गर्मी की ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी। गांव में रामदास नामक एक किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों दीपू और खुशबू के साथ छोटे से घर में रहता था। उसके घर के पास ही उसका छोटा सा खेत था। दोनों पति पत्नी मिलकर खेतों में मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन सुबह जब रामदास खेत जाने के लिए निकला तो ठंडी हवा बहुत तेजी से चल रही थी। अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है और अभी से इतनी ठंड पड़ रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। आप सही कह रहे हैं, इस बार सर्दी का मिजाज कुछ अलग ही लगता है।
हमें अपने बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। दीपू और खुशबू को तो सर्दी लगते ही खांसी और बुखार शुरू हो जाता है। सही कह रही हो सुमित्रा। मैं अब खेत पर जा रहा हूँ। तुम भी बच्चों को खाना खिलाकर खेत पर जल्दी आ जाना। आज खेत पर बहुत काम है। ठीक है, मैं बच्चों को खाना खिलाकर और घर का काम जल्दी से खत्म करके खेत पर पहुंच जाऊंगी। सुमित्रा जब खेत पर चली जाती थी तो दीपू खुशबू का ध्यान रखता था और घर के छोटे मोटे कामों में भी सुमित्रा की मदद करता था। इससे सुमित्रा को घर के कामों में काफी मदद मिलती थी और खुशबू की चिंता भी नहीं होती थी। एक दिन खेत पर जाते समय रामदास और सुमित्रा बातें कर रहे थे। सुमित्रा, दीपू अब काफी समझदार हो गया है। वह हमारे खेत पर जाने के बाद खुशबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हाँ जी, और मेरी भी घर के कामों में बहुत मदद करता है। भगवान की कृपा से हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे और समझदार हैं। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ दिनों बाद ठंड का प्रकोप और भी बढ़ जाता है। पूरा गांव धीरे धीरे ठंड की चपेट में आ रहा था। गांव में हर तरफ कोहरे की चादर फैली हुई थी। ठंडी हवाएं इस तरह से चल रही थी मानो पूरे शरीर को जमा देगी। एक दिन जब सुमित्रा खेत पर नहीं गई तो रामदास को बहुत चिंता होने लगी और वह दोपहर में घर वापस आया। उसने देखा कि दीपू बिस्तर पर पड़ा हुआ था और सुमित्रा उसे दवाई दे रही थी। क्या हुआ सुमित्रा? तुम आज खेत पर क्यों नहीं आई? और ये दीपू को क्या हो गया? देखिए ना, दीपू को क्या हो गया है। दीपू सुबह से नहीं उठा है। बुखार से इसका पूरा बदन बहुत तप रहा है। मैंने इसे काढ़ा पिलाया और घर में जो वैद्य जी की दवा थी वह भी दे दी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो सुमित्रा, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। हाँ हाँ, आप जल्दी जाइए। और रुकिए, आप अपने साथ एक कंबल लेकर जाइए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। रामदास दौड़कर वैद्य को बुलाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह गांव के एक चौराहे के पास से गुजर रहा था तो गांव के एक बुजुर्ग बाबा गांव के ही दो लोगों से बात कर रहे थे। सुना है इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुझे आज भी याद है 30 साल पहले ऐसी ही भयानक ठंड आई थी जिसमें कई बच्चे और बुजुर्ग ठंड की चपेट में आकर दुनिया से चले गए। इस बार भी वैसा ही मौसम आने का एहसास हो रहा है। तो बाबा, हमें इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जितना हो सके हमें खुद को ठंड से बचाना होगा। आग जलाने के लिए लकड़ियां पहले से इकट्ठी कर लो। खाने पीने का सामान भी जरूरत से ज्यादा भरकर रखो ताकि ठंड में बाहर न निकलना पड़े। और हाँ, कोशिश करना कि बिना किसी जरूरत के घर से बाहर मत जाना। तभी बाबा की नजर रामदास पर पड़ती है। अरे रामदास, इतनी ठंड में कहाँ भागे जा रहे हो? बाबा, दीपू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए मैं वैद्य जी के पास दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है रामदास, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, कहीं तुम भी इसकी चपेट में आकर बीमार न पड़ जाओ। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। रात भी बहुत हो गई है और मुझे भी देर हो रही है। ठीक है बेटा। हे भगवान, इस गांव के सभी लोगों की रक्षा करना, हमें इस भीषण ठंड के प्रकोप से बचाना। चलो अब हम भी अपने घर चलते हैं। ठंड की वजह से हाथ पैर सुन्न होने लगे हैं। घर जाकर सबसे पहले आग जलाकर हाथों को सेंकना पड़ेगा, नहीं तो ठंड और बढ़ जाएगी। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। गांव में बहुत ठंडी हवा चल रही थी। सूरज उगने के बाद भी कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। लोग अपने अपने घरों में आग तापते हुए ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। उधर रामदास अपने बेटे दीपू के बारे में सोचकर वैद्य जी के घर भागा भागा जा रहा था। ठंड की वजह से सारा गांव सूना पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में ठंड से बचने के लिए छिपे हुए बैठे थे। कोई आग जलाकर अपने शरीर को गर्माहट देने को कोशिश कर रहा था तो कोई रजाई में छिपा हुआ बैठा था। बिजली के कड़कने और कुत्तों के भौंकने की आवाज से सारा माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ कोहरे की चादर बिछी हुई थी। रामदास जैसे तैसे वैद्य जी के घर पहुंच जाता है। वैद्य जी,
वैद्य जी, क्या आप घर पर हैं? वैद्य जी दरवाजा खोलकर घर से बाहर आते हैं। कौन है भाई? इतनी ठंड में कौन आया है? रामदास अपने बेटे दीपू के बारे में वैद्य जी को सब कुछ बताता है और फिर वह वैद्य जी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। घर आकर वैद्य जी दीपू को देखते हैं। वह दीपू की नब्ज को देखकर चिंतित हो जाते हैं। वैद्य जी, क्या हुआ है मेरे दीपू को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? वैद्य जी रामदास को घर के बाहर ले जाकर रामदास से बोलते हैं। रामदास, दीपू की हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? आप मुझे बताइए, मैं दीपू को बचाने के लिए जो भी होगा वह करूंगा। उसे बचाने के लिए तुम्हें पड़ोस के गांव के बड़े वैद्य से दवाई लानी होगी। तुम वहां जाकर बता देना कि मैंने तुम्हें उनके पास भेजा है, लेकिन उनकी दवाई बहुत महंगी होगी। क्या तुम इतना पैसा जुटा पाओगे? तुम्हें कम से कम 6 महीने तक दीपू को वह दवाइयां खिलानी पड़ेगी, तब जाकर दीपू बिल्कुल ठीक होगा। जी वैद्य जी, मैं अभी पड़ोस के गांव के वैद्य जी के पास जाता हूँ। मैं कुछ भी करके वैद्य जी से दवाइयां लेकर आऊंगा। मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। रामदास आकर सुमित्रा को सारी बातें बताता है। ये सुनकर सुमित्रा रोने लगती है। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हे भगवान, अब मेरे दीपू का क्या होगा? तुम चिंता मत करो सुमित्रा, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं अपना खेत जमींदार के पास गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। लेकिन फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक बार दीपू की हालत बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं दिन रात मेहनत करूंगा और पैसे कमाकर अपने खेत को जल्दी वापस छुड़ा लूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सुमित्रा से ऐसा बोलकर रामदास जमींदार के पास जाने लगता है। उस गांव में विजय सिंह नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, किंतु विजय सिंह बहुत ही नेक दिल इंसान था। लेकिन उसकी पत्नी बाला देवी बहुत ही निर्दयी और सख्त औरत थी। उसके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। विजय सिंह केवल नाम का जमींदार था। असली काम जैसे पैसों का लेन देन, जमीन का हिसाब किताब, उधारी और वसूली जैसा सारा काम बाला देवी ही करती थी। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा बेटा दीपू बहुत बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। राम सिंह ने अपने बेटे की बीमारी के बारे में विजय सिंह को सब कुछ बताया। क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? हाँ मालकिन, मैं अपना खेत गिरवी रख दूंगा। अरे वो जरा सा टुकड़ा ही तो है तुम्हारा खेत, बड़ा आया पैसे लेने। उस जमीन के टुकड़े के बदले में मैं तुम्हें क्या उधार दूंगी? चलो निकलो यहाँ से अब। ऐसा मत कीजिए मालकिन, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है। अगर पैसों का इंतजाम न हुआ तो मेरा बेटा मर जाएगा। अगर तुम अपने खेत के साथ अपना घर भी गिरवी रखोगे तो ही मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। मंजूर हो तो बोलो, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। हाँ हाँ मालकिन, आप जो भी कहोगी मुझे मंजूर है। मैं अपने खेत के साथ अपना घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। रामदास अपना घर और खेत गिरवी रखकर पैसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। सुमित्रा, पैसों का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन जमींदार साहब ने हमारे खेत और घर दोनों को गिरवी रख लिया है। दीपू के ठीक होते ही हम पैसे कमाकर सारा कर्जा उतार देंगे और अपना घर और खेत छुड़ा लेंगे। अब मैं पड़ोस के गांव जाकर दीपू के लिए दवाई लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, आप जल्दी से जाकर दीपू के लिए दवाई लेकर आइए। मुझे दीपू की बहुत चिंता हो रही है। रामदास भागता हुआ पड़ोस के गांव में जाता है। ठंड और बारिश की वजह से रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे रामदास दवाई लेकर दूसरे दिन अपने घर पहुंचता है। रामदास जब अपने घर पहुंचता है तो उसने देखा कि घर से रोने की आवाज आ रही है और पड़ोस के लोग भी उसके घर के पास खड़े थे। यह देखकर रामदास घबरा जाता है और जल्दी से घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाकर वह देखता है कि दीपू के पास सुमित्रा बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। दीपू के बापू, आपने आने में बहुत देर कर दी। दीपू हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। रामदास यह सुनकर एकदम बेहोश सा हो जाता है, मानो जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी हो।
वह अपने बेटे के पास बैठकर रोने लगता है। दीपू, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर चला गया। मैं इतना गरीब कि मैं तेरा इलाज भी नहीं करा पाया। मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। रामदास अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। रामदास का मन अब खेती में नहीं लगता है। वह कुछ दिन ऐसे ही घर पर रहकर बिता देता है। सुमित्रा, घर में खाना खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ऐसे में कब तक घर पर पड़ा रहूंगा? मैं खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन खेत पर अब मैं अकेला ही काम करने जाऊंगा। तुम घर पर रहकर खुशबू बेटी का ध्यान रखना। लेकिन आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे? सुमित्रा, करना तो पड़ेगा ही। मुझे अपना खेत और घर दोनों छुड़वाने हैं। रामदास दिन रात मेहनत करता है। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है, लेकिन रामदास इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाता कि वह अपना घर और खेत छुड़ा सके। एक दिन बाला देवी ने अपने आदमी रामदास के घर भेजकर रामदास को बुलवाया। रामदास, 1 वर्ष हो गया है, लेकिन तुमने अभी तक न तो मेरा दिया हुआ पैसा लौटाया और न ही उसका ब्याज चुकाया। मैं अब तुम्हें और समय नहीं दे सकती। या तो तुरंत मेरा पैसा वापस करो, वरना वह खेत और घर खाली करो। लेकिन मालकिन, ऐसी हालत में हम कहाँ जाएंगे? मेरी एक छोटी सी बच्ची है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर तुम्हें अपना खेत और घर वापस चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरा पैसा ब्याज सहित चाहिए। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुमने पैसा नहीं चुकाया तो खेत और घर तुरंत खाली कर देना। बाला देवी की बातें सुनकर तो रामदास जैसे टूट सा गया था। रामदास निराश होकर घर लौट आता है और सुमित्रा को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर सुमित्रा बहुत परेशान हो जाती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ यह सब क्या हो गया? सुमित्रा, तुम चिंता मत करो। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं कल फिर जमींदार साहब के पास जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वो हमें कोई काम दिला दें। रामदास जमींदार के घर काम की तलाश में चला जाता है। रामदास को देखकर बाला देवी जोर से चिल्लाकर बोली, अब वापस क्या मांगने आए हो? तुम्हारे लिए मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मालकिन, मुझ पर दया करो। मेरा बेटा 1 साल पहले ही गुजर गया। मैं खेत में दिन रात मेहनत करके भी इतना पैसा जमा नहीं कर पाया। अब आप कर्ज के बदले मेरा घर और जमीन भी ले रही हैं, तो कृपा करके मुझे कोई छोटा मोटा काम ही दिला दीजिए। ठीक है रामदास, कल से आ जाना। गोदाम के माल का सामान उठाने के लिए मुझे कुछ मजदूरों की जरूरत है, तो सुबह ठीक 8 बजे आ जाना, लेकिन शाम 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। धन्यवाद मालिक, मैं कल जरूर आऊंगा। रामदास जमींदार के गोदाम पर मजदूरी करने लगता है, लेकिन वह 1 हफ्ते के अंदर इतने पैसे जमा नहीं कर पाता कि वह अपना घर और खेत जमींदार से छुड़ा सके। इसलिए बाला देवी रामदास के घर और खेत पर कब्जा कर लेती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। रामदास अपनी पत्नी और बेटी खुशबू को लेकर जमींदार के पास जाते हैं। मालकिन, अब हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं बची है। हम पर थोड़ी दया करो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें रहने के लिए कोई ठिकाना दे दो। मेरी पत्नी सुमित्रा आपके घर का सारा काम करेगी। ये सुनकर बाला देवी विजय सिंह से धीरे से कहती है, आप एक काम कीजिए, इन्हें रहने के लिए वह टूटा फूटा कमरा दे दीजिए। मैं अपने घर का सारा काम इस सुमित्रा से करवा लिया करूंगी। बाकी के काम नौकरों से करवा लेंगे। इससे हमारा पैसा भी बचेगा। अरे भाग्यवान, इतना क्या पैसा पैसा करती हो? ये मजबूर लोग हैं, क्यों इनकी मजबूरी का फायदा उठाती हो? ये बेचारे भी इंसान हैं, कुछ तो इन पर दया करो। आप तो बस चुप ही रहिए, आए बड़े दानवीर। अगर आपका बस चले तो सारा पैसा इन भूखे नंगे लोगों पर ही लुटा देंगे। चुपचाप जाकर इन्हें इनका कमरा दिखा दो और काम के बारे में सब कुछ समझा देना। विजय सिंह ने रामदास को और उसकी पत्नी को रहने का कमरा दिखाया और उन दोनों से बोला, देखो रामदास, तुम्हारी मालकिन काम के बारे में बहुत ज्यादा सख्त हैं। काम के मामले में वह मेरी भी नहीं सुनती, इसलिए तुम हमेशा सही समय पर आना। और सुमित्रा, तुम भी जल्दी से जल्दी घर के कामकाज के लिए आ जाया करना। जो हुकुम मालिक।